गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत है। और आइए आज हम लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र का अपना ये सेट दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि पहले सेट में हम लोग ने 40 क्वेश्चन को देखा है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन रहे हैं। और आज भी आपका सेट 2 में आपको मिलेगा 40 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन लगेंगे। इसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये हमारा टॉपिक सीरीज खत्म होगा। हम लोग कहेंगे कि हम लोग इसके बाद जो हमारे और भी टॉपिक है फिजियोलॉजी के, वो टॉपिक हमारे और भी मिलेंगे आपको। लेकिन इससे पहले भी आपको कुछ सेट जो आपका एमसीक्यू के तहत होता है वो मैं आपको देने वाला हूँ। जल्द ही हो सकता है कल से ही आपको मैं जो है फिर ये अपना 40-45 क्वेश्चन का जो अपना प्रोसेस चलता है, इसके तहत पूरे होम साइंस के तहत आपको हम जो है यूजीसी नेट का क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इस तरीके से डेली आपको 40-45 क्वेश्चन यूजीसी नेट, टीएसटीपीटी, एलटी, इन सभी के तहत आपको जबरदस्त फायदा होगा जो हमारा एमसीक्यू चलेगा कल या परसों से। तो इसके तहत आप लोग एकदम तैयार हो जाइए और अच्छे से आइए। हम लोग देखते हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को। लाइक दैट यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा 41वां क्वेश्चन कहिए या फिर हम कहेंगे सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जनरल क्वेश्चन है, ये सामान्य क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर क्या होती है। तो हम लोग कहेंगे कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट मीन्स जनरल हमारी श्वसन दर कितनी होती है। तो हम लोग अगर अपने बुकों के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग आता है, हम कहेंगे कि 12 से 15 बार प्रति मिनट होता है। कितना होता है? 12 से 15 बार होता है। मीन्स ऑप्शनल सी सही होता है। लेकिन यही अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की तो ये दिखाता हमारा 16 बार प्रति मिनट, 16 बार प्रति मिनट। मीन्स हम लोग कहेंगे 16 बार प्रति मिनट का मतलब कि एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, हेल्थी व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि आप एकदम एक्यूरेसी याद रखिए कि 16 बार क्या करता है, 1 मिनट में एक सामान्य व्यक्ति सांस लेता है। जबकि जो मरीज होगा वो क्या करेगा, वो कम भी लेगा ज्यादा भी लेगा। लेकिन जो एक चाइल्ड होता है वो 44 बार प्रति मिनट श्वसन करता है। मीन्स 1 मिनट में 44 बार सांस लेता है। ये हमारा इन्फेंसी होता है, शिशु होता है। लाइक दैट यहाँ पर मनुष्य की बातें है तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 16 बार प्रति मिनट और अपनी बुकों के अनुसार 12 से 15 बार प्रति मिनट। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो मनुष्य के शरीर से अनावश्यक जल की मात्रा मूत्र के रूप में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर किस रूप में निकलती है। तो हम लोग कहेंगे मूत्र के रूप में बाहर निकलती है तथा इसके अलावा निकलती है जो है। तो ये हम लोग को मालूम है कि मूत्र के अलावा हम लोग जल की मात्रा मूत्र के रूप में बाहर निकलती है और इसके अलावा भी हमारे बॉडी में जो जल है वो किस माध्यम से निकलता है। तो हम लोग कहेंगे कि श्वसन के माध्यम से ही, हम श्वसन के माध्यम से भी हमारे बॉडी से जल क्या करते हैं, निकलते हैं। तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स के अनुरूप जो है हम लोग कहेंगे कि कणों के रूप में जो पानी होता है ये कणों के रूप में हमारे श्वसन के माध्यम से भी क्या करता है, निकलता है। जबकि हम लोग को मालूम है ना कि जल के कितने स्वरूप होते हैं। जल के 3 रूप होते हैं। जल ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। लेकिन जो उसका नेचर होता है, जो उसकी प्रकृति होती है वो द्रव की होती है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन की तरह हम कहेंगे बॉडी में हमारा टेम्परेचर है। इस बॉडी के टेम्परेचर की वजह से पानी का क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। तो इसलिए जितना भी हम लोग बोलते हैं उसके तहत भी हमारे बॉडी से पानी क्या करता है, वाष्प के रूप में निकलता है। मीन्स हम कहेंगे कि मूत्र के अलावा श्वसन द्वारा भी हम कहेंगे शरीर से जल निकलता है। जल शरीर से जल निकलता है। आप समझ गए होंगे, आपका आंसर मिला ए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर देखिए गहरे निश्वसन के समय, गहरे निश्वसन आप समझ गए होंगे, एक्सपिरेशन डीपली, हम कहेंगे डीपली एक्सपिरेशन जो है मीन्स हम कहेंगे कि पूरी ताकत के साथ अगर हम सांस निकालते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं गहरे निश्वसन। पूरी ताकत के साथ जो है मुख द्वारा क्या करना है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स सभी एयर को अपनी बॉडी से निकालना गहरा निश्वसन होता है। ये समय ऐच्छिक की पेशियों का, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुरूप पेशियां, ऐच्छिक पेशियों का तंत्रिका आवेग प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, तो हम लोग कहेंगे कि सेरिब्रम गोलार्ध से। कहाँ से प्रारंभ होता है, सेरिब्रम गोलार्ध से वो प्रारंभ होता है। तो इसलिए पूरी ताकत के साथ हम लोग जो है एयर अपने बॉडी से निकालते समय ऐच्छिक पेशियों का तंत्रिका आवेग कहाँ से प्रारंभ होगा, हम लोग कहेंगे सेरिब्रल गोलार्ध से। ये हम लोग को मालूम है ब्रेन का हमारा पार्ट होता है। देखिए हम लोग कहेंगे कि एक्यूट फीवर, तीव्र ज्वर समझ गए, तीव्र ज्वर में रोगी की श्वसन दर बढ़ जाती है। हम कहेंगे जब फीवर ज्यादा आएगा, जब ज्यादा बुखार होगा मीन्स 100 पहुंच गया, 102, 103, 104, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का हमारे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो श्वसन दर बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है जो कि हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, हम कहेंगे क्या किडनी सुचारू रूप से कार्य नहीं करते, शरीर में पीड़ा होती है इसके कारण श्वसन दर बढ़ जाती है, परजीवी द्वारा अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसके कारण श्वसन दर बढ़ जाती है, शरीर के अधिक तापमान के कारण हम लोग कहेंगे कि श्वसन दर हमारी बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे शरीर के अधिक तापमान, शरीर के अधिक तापमान के कारण हम कहेंगे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है इसलिए श्वसन दर भी बढ़ जाएगी। मीन्स हम कहेंगे कि हमारी जो श्वसन दर होती है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो श्वसन दर बढ़ जाएगी, मीन्स 20 बार हो जाएगी, 25 बार हो जाएगी प्रति मिनट। अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर कम है तो हम कहेंगे श्वसन दर हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखिए, करा दौड़ने के बाद मनुष्य के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, नब्ज धीमी पड़ जाती है तथा श्वसन मंद हो जाती है। इस समय में हो जाता है जब हम दौड़ेंगे, दौड़ने के बाद देखिए दौड़ने के बाद हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हम कहेंगे नब्ज धीमी हो जाती है, नब्ज, और हम कहेंगे श्वसन दर भी हमारी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। इस समय में हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग तेजी से दौड़ करके जब रुकते हैं तो हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। देखिए हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, हम कहेंगे कि पल्स रेट हमारी धीमी हो जाती है और श्वसन दर भी हमारी क्या हो जाती है, श्वसन दर भी हमारी मंद हो जाती है। हम कहें ऑक्सीजन ऋण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण विषैला प्रभाव होता है, फुफ्फुसीय दबाव नहीं रहता है, या हम कहेंगे कि हार्ट हमारा कमजोर हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन ऋण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ऋण मीन्स ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन ऋण का मतलब क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन O2 की कमी के कारण, कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाता है, हम कहेंगे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, नब्ज धीमी हो जाती है और श्वसन दर भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, जो है हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम लोग को जनरली तौर पर वर्क करना चाहिए। हम कहेंगे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम कहेंगे तब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना प्रारंभ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां क्वेश्चन का ऑप्शन हमें मिला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6ठा क्वेश्चन देखिए, कहेंगे मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में O2 की मात्रा होती है। तो देखिए श्वासोच्छ्वास, हम लोग कहेंगे श्वासोच्छ्वास क्या होता है, तो मनुष्य में श्वासोच्छ्वास मतलब होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स हम लोग कहते हैं सांस लेना, सांस लेने के तहत हमारे दो प्रोसेस आते हैं, जो है हम कहेंगे कि O2 का अंदर जाना, O2 का
अंदर जाना, अंदर जाना, अंदर जाना। और हम लोग कहेंगे कि CO2 का बाहर आना, CO2 का बाहर आना, बाहर आना। ये हमारा होता है क्या, जो है ब्रीथिंग, श्वसन, श्वासोच्छ्वास। तब इसमें कह रहा है कि श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु, हम लोग देखिए बाहर जाने, ऑक्सीजन हमारा O2 अंदर आ रही है, यही कह रहा है कि O2 हमारी बाहर आ रही है। बाहर आने वाली वायु में O2 की मात्रा, जब हमें मालूम है जब अंदर जाती है तो 21% O2 अंदर जाती है, अंदर जाती है, अंदर जाती है, अंदर जाती है। 21% हम लोग कहेंगे कि 21% O2 हमारे बॉडी में, जब हम ऑक्सीजन एयर लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर जाती है। लेकिन जब लौट के CO2 के फॉर्म में एयर बाहर आती है, हम कहेंगे कि CO2 अंदर जाना मीन्स 21%। अब यही हम कहें कि बाहर आना, बाहर कितनी आती है, बाहर आना, बाहर तो हम कहें कि बाहर भी आती है। बाहर हम लोग कहेंगे 16%, 16% क्या करती है, रिटर्न हो जाती है। मीन्स 21% तो गई लेकिन रिटर्न हो गई 16%। तो देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है कि 21% बॉडी में गई और CO2 के साथ हम लोग कहेंगे, CO2 तो मालूम ही है, कल का क्वेश्चन हम लोग का मिला था कि एयर में कितनी हमारी CO2 होती है, हम लोग कहेंगे 0.03% हमारा CO2 होता है जो बॉडी में अंदर जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कहें कि बाहर आती है O2 हमारी, जो है क्या करती है, O2 हमारी बाहर आती है, जो कितना 16%, अंदर गई है 21%। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि बाहर आने वाली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है, हम लोग कहेंगे 16% वायु क्या करती है, बाहर आती है CO2 के साथ जो है। तो इस तरीके से छठा क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी मिलता है। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों का बाहरी स्तर बना होता है, मीन्स आउटर, इसकी लेयर, फेफड़े की हमारे आउटर लेयर किसकी बनी होती है, तो हम लोग कहेंगे फेफड़े की जो आउटर लेयर हमारी होती है, हम कहेंगे कि ये हमारी क्या होती है, फुफ्फुसी। हम कहेंगे कि एक हमारी क्या होती है, फुफ्फुसी। आपने सुना होगा कि फुफ्फुस मीन्स पल्मोनरी होता है, फुफ्फुसी एक कैविटी होती है, उसी में ये क्या करती है, बंद रहते हैं हमारे फेफड़े। फेफड़े भी हमारे जोड़े में होते हैं, दो होते हैं। तो हम लोग कहेंगे प्लूरल झिल्ली का, फेफड़े का बाहरी स्तर किसका बना होता है, प्लूरल झिल्ली का, मीन्स फुफ्फुसीय झिल्ली का। प्लूरल झिल्ली का हमारा क्या करता है, फेफड़े का बाहरी स्तर जो है बना होता है, हम कहें प्लूरल झिल्ली का बना होता है। आइए मेजर अंश होता है, हम लोग कहेंगे श्वसन का प्रमुख अंग हमारा लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। देखिए फेफड़े में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना किसके प्रभाव में होता है, हम लोग कहेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब हमारा क्या होता है, हम कहेंगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब मिल जाती है तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको मालूम है हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ पाया जाता है, हम कहें ब्लड में पाया। हीमोग्लोबिन प्लस अगर O2 होता है, O2 के साथ जब मिल जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसे बोलते हैं। अब देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा क्या हुआ, जो है हमें मालूम हो गया कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ जाती है तो उसी हीमोग्लोबिन को अब हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का बनना वो भी कहाँ, फेफड़े में। फेफड़े में ही जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, एट फर्स्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कांटेक्ट में आएगी तो फेफड़े में आएगी। बनना किसके प्रभाव में होता है, तो हम कहें कूपिका वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, रुधिर में देखिए पार्शियल ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ने से, रुधिर में पार्शियल ऑक्सीजन का प्रतिशत घटने से, या हम डी कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे क्या होगा, ऑक्सीजन कब जुड़ेगी हीमोग्लोबिन से, जब कमी होगी तभी जुड़ेगी। बॉडी में हमारे क्या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए वो हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है। तो हम लोग कहेंगे कि रुधिर में पार्शियल, देखिए रुधिर में पार्शियल मीन्स आंशिक ऑक्सीजन का प्रतिशत घटने से, जब ये प्रतिशत
आंशिक रूप से घटेगा रुधिर में, तभी हमारा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। नवा क्वेश्चन देखिए, करा ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन में विखंडन बढ़ सकता है यदि हम कहेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में जा करके क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, और हम कहेंगे कि किस में, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में ये टूट जाता है, हम कहेंगे टूट जाता है, टूट जाता है। हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, जो है में विघटन बढ़ सकता है, जो है, और भी कहाँ, ऊतकों में। कहाँ टूटते हैं ये, हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कहाँ टूटता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के टिश्यू सिस्टम में क्या करता है, ब्रेक करता है और टूट करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के रूप में अलग अलग हो जाता है। हम कहेंगे यदि विखंडन बढ़ सकता है, ये हमारा टूटने की प्रक्रिया बढ़ सकती है यदि रुधिर का पीएच बढ़ जाए, रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, रुधिर में स्वतंत्र वसा अम्लों की मात्रा घटने पर हम कहेंगे रुधिर का पीएच घट जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, ये हमारा कब टूटेगा, जब रुधिर में CO2 बढ़ जाता है। कैसे CO2 बढ़ेगा, तो इस CO2 को निकालने के लिए हम कहेंगे जैसे CO2 बढ़ेगा, इस CO2 को निकालने के लिए हमारा क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और हम कहेंगे यही फिर हमारा ऑक्सीजन को छोड़ देगा और यही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, पकड़ लेगा और लेकर के फिर फेफड़े में आएगा। तो रुधिर में CO2 का बढ़ जाना, CO2 का अगर रुधिर में बढ़ गया तो हम लोग कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा टूट जाएगा और टूटने के बाद हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हमारे फेफड़े में आएगा। तो इस तरीके से 9वां क्वेश्चन का ऑप्शनल आपका मिलता है बी। 10वां क्वेश्चन देखिए, हम कहेंगे कि ये बोहर का प्रभाव, बोहर एक हमारा साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उसने अपना एक नियम दिया, एक नियम दिया, उस नियम को जो है बोहर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आप बोहर समझ गए होंगे, बोहर एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है। इसने अपना क्या किया, श्वसन पर अपना एक रूल दिया, उस रूल के तहत हम लोग कहते हैं क्या रूल दिया, उन्होंने बताया कि बढ़े हुए पार्शियल O2 व पीएच से बढ़े हुए पार्शियल O2 व पीएच तथा कम PCO2 से हम कहेंगे बढ़े हुए PO2 व CO2 से हम कहेंगे DCO2 कम होने से PO2 बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि बोहर ने अपना सिस्टम दिया कि बढ़े हुए पार्शियल O2 व पीएच तथा कम PCO2, हम लोग कहेंगे यहाँ पर जैसे हमारा प्रोसेस देखिए कि जैसे हमारा ये कम होगा, ये जैसे ही CO2 हमारा कम होगा, आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल मीन्स आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये कम होगा, वैसे हम लोग कहेंगे इसके कम होते ही पार्शियल O2 हमारा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इसने यही बताया जो है कि जैसे हमारे बॉडी में CO2 जो है हम कहेंगे कम होगा, वैसे हमारा ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन जैसे कम होगा वैसे CO2 बढ़ जाएगा। ठीक जस्ट उल्टा जो है हमारे बॉडी में CO2 ज्यादा हो गया मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की अधिकता हो गई मीन्स CO2 की कमी हो गई। यही है आपका बोहर इफेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन देखिए, करा फेफड़े से लौटने वाले रुधिर में, फेफड़े से लौटने वाले मीन से हम लोग कहेंगे लौटने वाले रुधिर में ऑक्सीजन प्रतिशत 100 mmHg है। यदि यही ऑक्सीजन प्रतिशत ऊतक में हो जाए तो जंतु की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा, हम कहेंगे फेफड़े से लौटने वाले रुधिर, जब फेफड़े से हमारा क्या कर रहा है, रुधिर लौट रहा है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत अगर यहाँ पर देखिए 100, ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है 100 mmHg है, तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रही है। यदि यही ऑक्सीजन प्रतिशत ऊतक में हो जाए
अगर टोटल ऑक्सीजन प्रतिशत यही हमारा हम कहेंगे जो फेफड़े से जा रहा है, अगर यही टोटल ऑक्सीजन परसेंटेज हमारा अगर टिश्यू में पहुंच जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो देखो ऑक्सीजन हमारा जीवन का आधार है, लेकिन ऑक्सीजन से हमारी क्या होगी, अधिक ऑक्सीजन से भी मृत्यु होगी। लाइक दैट वो ऑक्सीजन हमारा कहाँ पहुंच गया, अगर वो ऑक्सीजन हमारे टिश्यू में पहुंच गया तो भी मृत्यु होगी, तो जंतु की मृत्यु हो जाएगी। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है जो है, तो हम कहेंगे कोशिकाएं ऊतक द्रव्य से ऑक्सीजन नहीं ले रही हैं। हम कहेंगे कि जो सेल्स हैं, कोशिकाएं जो हैं, वो हमारी ऊतक द्रव्य से, इस ऊतक द्रव्य से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। मीन्स सीधे हो गया कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, सेल्स जब ऑक्सीजन पाई नहीं रही है, पूरी ऑक्सीजन कहाँ रह गई, टिश्यू में रह गई, तो हम लोग कहेंगे कि व्यक्ति क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है ए। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन देखिए, रुधिर के पार्शियल O2 बढ़ने पर हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से मिलने वाली सामर्थ्य क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी, जो इसके पावर हैं वो पावर क्या होगा, हम कहेंगे देखिए ये सामर्थ्य मीन्स पावर रुधिर के O2 बढ़ने, रुधिर के पार्शियल O2 बढ़ने से हम कहेंगे ब्लड में O2 की मात्रा बढ़ने पर हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से मिलने वाली जो सामर्थ्य है वो O2 जब बढ़ रहा है तो हेमोग्लोबिन की जो क्षमता है वो क्षमता इसको कैप्चर करने की बढ़ेगी या घटेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि जितना ऑक्सीजन पाएगा हमारा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो उतना ही बेहतरीन होगा। मीन्स एक हीमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन अणु की जरूरत होती है, तो हम कहेंगे मिलने से हीमोग्लोबिन की जो सामर्थ्य होगी वो क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि हम कहेंगे एक हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन 4O2 अणु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से देखिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एक हीमोग्लोबिन को, हम कहेंगे एक हीमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन अणु की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की मात्रा देखिए ब्लड में बढ़ गई तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन का पावर भी बढ़ गया। मीन्स हीमोग्लोबिन का जो पावर है वो ऑक्सीजन की वजह से, अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो हम कहें हीमोग्लोबिन का पावर कमजोर हो गया। तो इस तरीके से 12वां का ऑप्शन हमारा सही होता है बी। आगे 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए RQ का अर्थ होता है, तो RQ को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट मीन्स श्वसन भागफल। क्या बोलेंगे हम लोग RQ को, देखिए RQ को हम लोग बोलते हैं RQ रेस्पिरेटरी, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट, इसे बोलते हैं हम लोग क्वाटिएंट। श्वसन भागफल हिंदी में बोलेंगे श्वसन भागफल। ये देखिए श्वसन भागफल बराबर होता है, श्वसन भागफल बराबर होता है, हम लोग कहेंगे कि हमारा बाहर हुई CO2 तथा अंदर ली गई O2। तो देखिए ये रेशियो है, जितना हमारा CO2 बाहर निकलता है और जितना ऑक्सीजन हमारी अंदर जाती है, इन दोनों का रेशियो ही हमारा रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट होता है, मीन्स श्वसन भागफल होता है। तो इस तरीके से इसका अर्थ क्या हुआ, उत्पादित था प्रयोग में आई CO2 का अनुपात, मीन्स कितना उत्पादित CO2, ऐसे आप कर सकते हैं यहाँ पर। मीन्स ऑप्शन हमारा मिला ए, उत्पादित CO2 तथा प्रयोग में आई O2 का अनुमान। देखिए अंदर ली गई हमारी O2। तो इस तरीके से RQ का अर्थ आप समझ गए होंगे, RQ का फुल फॉर्म भी आप समझ गए होंगे, श्वसन भागफल। RQ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग RQ को श्वसन भागफल के नाम से जानते हैं कि हमारा श्वसन भागफल होता है, या इसे हम लोग रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट कहते हैं।
तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट बराबर बाहर हुई CO2 मीन शरीर से बाहर हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपान अंदर ली गई ऑक्सीजन की मात्रा। तो ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट, मीन्स पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। आइए 14वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल होता है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन भागफल कितना होगा, किसका अभी बोल रहा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई हम लोग लेंगे, सबसे छोटी इकाई हमारी होती है ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज। तो देखिए ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम लोग कराएंगे, क्या कराएंगे? ये ग्लूकोज हमारा होगा, ग्लूकोज को हम लोग कहेंगे C6H12O6 से। इसका जब हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये टूटता है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस हमें मिलती है एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर 6O2 की बातें आती है और यहाँ पर 6CO2। जब हम लोग समीकरण को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के तहत जो 6 अणु ऑक्सीजन के आते हैं और 6 अणु जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु बाहर निकलते हैं। तो अब यहीं पर RQ बराबर हमारा हो जाता है, RQ बराबर हम लोग को मालूम है RQ बराबर क्या होगा? CO2 का मान अपान O2 का मान, दोनों का मान हम लोग को मालूम है कि 6/6 बराबर हमारा एक कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो हम लोग कहेंगे कितना होगा श्वसन भागफल कार्बोहाइड्रेट या आपका ये ग्लूकोज का हमारा जो रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है? उसकी वैल्यू 1 आती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि RQ मीन्स श्वसन भागफल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इस तरीके से आपका श्वसन भागफल निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हमें मालूम है, यहाँ पर हम कहेंगे मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं? मनुष्य हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के O2 के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि हीमोग्लोबिन के हमारे कहेंगे ऑक्सीजन के 4 अणु लगे होते हैं। मीन से हम कहेंगे ये हमें याद होना चाहिए कि 4 अणु लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ का प्रोसेस हमारा हम लोग को मालूम है, हीमोग्लोबिन की संरचना देखिए बीच में आयरन होता है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हम लोग कहेंगे कि हमारा ये 3 ऑक्सीजन और ये हम लोग कहेंगे कि 4 ऑक्सीजन। ये देखिए इस तरीके का हमारा पोरफिरीन एक स्ट्रक्चर बनता है हमारा, और ये हमारा होता है जो है प्रोटीन। तो यहाँ पर ये देखिए 4 ऑक्सीजन, यही हमारा हीमोग्लोबिन का एक तरीके से स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो इसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? ये हमारा पोरफायरिन, उसका ये हेड है और ये टेल है। ये पोर्शन पूरा इसका हेड बोला जाता है, हेड, और इस पोर्शन को टेल कहते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है, हमारा जो टेल पोर्शन होता है ये प्रोटीन का बना होता है। बाकी आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन का मेजर जो हमारा एलिमेंट्स होता है या मिनरल्स होता है वो हमारा आयरन होता है। मीन्स एक आयरन से हीमोग्लोबिन में 1 आयरन से 4 ऑक्सीजन के अणु क्या किए रहते हैं? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु भाग लेते हैं? हम लोग कहेंगे 4 अणु भाग लेते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे जंतु कोशिका में अवायवीय श्वसन तो आप समझ गए होंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन मीन्स हम कहेंगे कि O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में श्वसन, O2 की अनुपस्थिति में श्वसन ही हमारा क्या है? हम लोग कहेंगे अवायवीय श्वसन है। तो जंतु कोशिका में अवायवीय श्वसन के समय ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज, हम कहेंगे एक समय ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? किस में ये चेंज होगा?
हम कहें इथाइल एल्कोहल में, या हम कहेंगे CO2 तथा H2O में, सिट्रिक अम्ल में या लैक्टिक अम्ल में, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या हो गया, हम कहेंगे कि जंतु को अवायवीय मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। तो हम कहें जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा हमारा, हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की कमी से हमारा क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। जो इस लैक्टिक एसिड की वजह से व्यक्ति में थकान आती है। इसकी अधिकता से थकान उत्पन्न होती है। इसकी अधिकता से थकान उत्पन्न होती है। इसकी अधिकता से थकान उत्पन्न होती है। आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर क्या मिला, जब अवायवीय मीन्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हम कहेंगे कि हमारे बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज टूट ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यही हमारा ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज होगा। और जब बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे फैटिग आ जाएगा, मीन्स थकान आ जाएगी, हम टायर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शनल सही होता है इसका डी। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है। हम लोग को मालूम है कि मनुष्यों का जो ब्लड होता है और रेड होता है, लाल होता है। किसकी वजह से लाल होता है, हम लोग कहें हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। तो हम लोग को मालूम है कि हीमोग्लोबिन, कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है। देखिए, रुधिर नीला होता है। नीला किसकी वजह से होगा, हम लोग कहेंगे हीमोसाइनिन। किसकी वजह से नीला होगा, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की वजह से रुधिर का रंग नीला होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। लाल, हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है, और हम कहेंगे हीमोसाइनिन के कारण रुधिर का रंग नीला होता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर भी। तो मनुष्यों में हम लोग को मालूम है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अतः हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्यों का जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है, मीन्स लाल रंग का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन देखिए, वर्टिब्रेट बोल रहा है, कशेरुकियों मीन्स वर्टिब्रेट में रुधिर द्वारा होता है, क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है, रुधिर द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर, लाल रुधिराणु में अवशोषित होकर, प्लाज्मा में घुलकर, या हम कहेंगे डी ये सभी। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे कशेरुकियों में रुधिर द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर। लाल कशेरुकियों में रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर, हम कहें रुधिर लाल होता है, यहाँ पर लाल होना चाहिए, लाल। यहाँ पर देखिए, कशेरुकियों में रुधिर लाल होता है क्योंकि उसमें होता है, हीमोग्लोबिन से संयुक्त होता है, लाल रुधिराणु में अवशोषित होता है, हम कहेंगे प्लाज्मा में घुलनशील होता है। हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सही मिलता है डी। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम कहेंगे डीपली रेस्पिरेशन लेने के बाद कुछ समय के लिए श्वसन क्रिया रुक जाती है, क्योंकि अगर गहराई से हमने सांस लिया, तीव्र गति से, तगड़े से सांस लिया, तो हम कहेंगे कुछ देर के बाद हमारी क्या है, कुछ समय के लिए हमारी श्वसन क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ, जो है हम कहेंगे कि गहरा श्वसन लेने के बाद कुछ समय के लिए श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, हमारी स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ, जो है तो हम लोग कहेंगे क्या वक्ष पेशियां थक गई, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि हो गई, या रुधिर में O2 की कमी हो गई, या नाइट्रोजन रुधिर में घुल गया। हम लोग कहेंगे नहीं, अगर तीव्र गति से हम लोग श्वसन करेंगे तो कुछ समय के लिए श्वसन क्रिया हमारी रुक जाती है। इसका कारण ये होता है कि CO2 की वृद्धि हो जाती है। रुधिर में किसकी वृद्धि हो जाती है, हम कहेंगे कि ऐसे भी जहां ज्यादा डस्ट हो, मीन्स ज्यादा CO2 की मात्रा हो, वहां आप जाइए, देखिए आपकी श्वसन दर धीमी पड़ जाएगी। मीन्स हम कहेंगे CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण क्या करता है, जो है हम कहेंगे कि गहरी सांस के समय हमारे क्या होते हैं, बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कुछ देर के लिए श्वसन दर हमारी रुक जाती है।
आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? मीन्स हमारे बॉडी का वह कौन सा अंग है जो रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेता है? सभी अंग तो भाग लेंगे, यहाँ पर जितने भी 3-4 दिए हैं इसमें से 3 तो भाग लेंगे, केवल एक ऐसा हमारा अंग है जो श्वसन में भाग नहीं लेता है। हम कहें क्या पसलियां हैं, उदर पेशियां है, डायफ्राम है, लैरिक्स है। तो आपको तो मालूम ही है कि श्वसन में भाग कौन नहीं लेगा, हम लोग कहेंगे लैरिक्स। लैरिक्स हमारा क्या होता है? ये साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है। बॉक्स मीन्स हम कहेंगे स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र होता है। ये हमारे श्वसन में भाग नहीं लेता, ये हमारे बोलने में भाग लेता है, बातचीत करने में भाग लेता है, ध्वनि निकालने में भाग लेता है, लेकिन श्वसन में ये भाग नहीं लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन देखिए, करा ग्लूकोज के एक अणु से यदि 2 अणु पायरुविक अम्ल बने, हम लोग कहेंगे कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। हम लोग को मालूम है कि रेस्पिरेशन की हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, मीन श्वसन की क्रिया की जो क्रिया विधि है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हमारी 10 चरणों में पूर्ण होती है, और उसका जो 10वां चरण होता है वो होता है हमारा पायरुविक एसिड का निर्माण। तो हमारा बोल रहा है ग्लूकोज के एक अणु से यदि 2 अणु पायरुविक अम्ल बने, 2 अणु पायरुविक अम्ल बने, तो हम कहेंगे इस क्रिया में कुल कितने अणु का शुद्ध लाभ होगा? कुल कितने शुद्ध अणुओं का? 2 पायरुविक अम्ल बनेगा, 2 दूनी के 4, हम कहेंगे 4 अणुओं का हमारा क्या होगा? शुद्ध लाभ होगा। सीधे जितने पायरुविक एसिड बनते हैं उसका जस्ट दूना हमारा क्या होता है? जो है अणुओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़े से ऊतकों तक जाने था वापस लौटने के चक्र में हेमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है? तो जाने और आने दोनों के तहत है कि जाने और आने तक कितनी ऑक्सीजन की मात्रा हमारी क्या करती है? निकलती है। तो देखो हम लोग को मालूम है कि कितनी जाती है और कितनी आती है जो है। तो हम लोग कहते हैं कि जाती तो 21% है, जाती है कितना? जाती है 21%, और आती कितनी है? आती है हमारा जो है कितना? हम लोग कहेंगे 16%। जाती है 21%, लौटती है 16%। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? तो देखिए हम लोग कहेंगे 16 और 21 में 5 का डिफरेंस हुआ, 5 का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ? 5 का अंतर हुआ, 5 का अंतर हुआ। इस 5 के अंतर को ही हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे कि नियरेस्ट हमारा क्या आएगा? 25 आएगा। 21, 5, 26 होता है। हम कहेंगे 21, 5, 26 डिफरेंस देखिए 21, 5, 26 होता है, जिसे हम लोग 25% के तहत काउंट से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए साइट्रिक अम्ल चक्र में, साइट्रिक अम्ल चक्र समझ रहे होंगे, हम लोग को मालूम है कि इस चक्र को हम लोग क्रेब चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्रेब चक्र, ये हमारा क्रेब चक्र, क्रेब्स यही हमारा, या हम कहेंगे क्रेब्स चक्र, या इसी को आप टीसीसी के नाम से भी जानते हैं, या टीसीसी के नाम से आप जानते हैं जो है। मैं ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल बनने से पूर्व, इसमें हमारा साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल बनता है। बनने से पूर्व, देखिए पूर्व पायरुविक अम्ल का परिवर्तन किस पदार्थ में होता है? हम कहेंगे सीधे हमें मालूम होना चाहिए कि एसिटिल को एंजाइम में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? पायरुविक अम्ल हमारा एसिटिल को एंजाइम ए में चेंज होता है। आइए 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 24 क्वेश्चन। फेफड़े से बाहर आए रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त होता है,
ऊतकों में यह O2 देता है, क्योंकि क्यों देता है? फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में CO2 की सांद्रता अधिक व O2 की सांद्रता कम होती है। सीधे हमें पहला ऑप्शन मिला कि फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में CO2 की सांद्रता मीन्स मात्रा अधिक होती है और O2 की सांद्रता कम होती है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो क्या करता है, ऊतकों में यह O2 देता है। आइए 25वां क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटन अंत में कहाँ होता है? हम कहेंगे कि हमारा जो ग्लूकोज होगा वो हमारा क्या करता है, जो है वो ब्रेक करता है, ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज होता है, मीन्स ये टूटता है। किस में? हम लोग कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमारा किस में? जल में। ये टूटने की प्रक्रिया कहाँ होती है बॉडी में? हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ टूटता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है? हम लोग कहते हैं कि बॉडी के जो हमारे सेल्स होती हैं, जितनी सेल्स होती हैं सभी सेल्स में मिनिमम एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उसी में ग्लूकोज क्या करता है, टूटता है और हमारे बॉडी को ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, हमें मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, हमें क्वेश्चन ये मिल चुका है। हम कहेंगे पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक एसिड होता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आरबीसी के हीमोग्लोबिन से समेकित होकर कौन सी गैस स्थित यौगिक बनाती है? तो हम लोग कहेंगे कि वो गैस हमारी कौन सी है, कौन सी वो गैस है जो हम लोग कहेंगे कि हमारी स्थिर 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 मीन्स कांस्टेंट कंपाउंड, कांस्टेंट कंपाउंड, कांस्टेंट कंपाउंड बनाती है, स्थिर कंपाउंड बनाती है। मीन्स आरबीसी के साथ पाते, आरबीसी को पाते ही हीमोग्लोबिन से जो है, हम कहें आरबीसी में हीमोग्लोबिन से समेकित होकर कौन सी गैस कांस्टेंट यौगिक बनाती है, उसको पाते ही हीमोग्लोबिन को गैस क्या करती है, स्टेबल हो जाती है, मीन्स स्थिर हो जाती है। तो हम लोग कहें क्या वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है? हम कहेंगे हाँ ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमारा क्या करती है, इनहेलिनस होती है, मीन्स पॉइजनस होती है। हम कहेंगे विषैली होती है। ये क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे विषैली होती है, विषैली। ये हमारी गैस क्या होती है, विषैली होती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये स्टेबिलिटी बना लेती है। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अवायवीय श्वसन में मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में CO2 अंदर ली जाती है, O2 अंदर ली जाती है, O2 बाहर निकलती है, CO2 बाहर निकलती है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हम लोग कहेंगे कि हमारा अवायवीय श्वसन में CO2 बाहर निकलती है। क्या होती है, जैसे हमारा अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है, मीन्स पूरी बॉडी से हमारी CO2 क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। 29वां क्वेश्चन देखिए, रुधिर में CO2 मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है? हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में संचरित होती है, या जाती है या घूमती है? तो हम लोग कहेंगे कि रुधिर में हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्वरूप होगा, जो रूप होगा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होगा। किसमें होगा? हम लोग कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम लोग बोलेंगे सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, विचरित करती रहती है, घूमती रहती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के समय प्लाज्मा तथा आरबीसी के मध्य कौन सी प्रक्रिया होती है? जब CO2 हमारे बॉडी में मूव करती है, घूमती है, तो हम कहेंगे प्लाज्मा और आरबीसी, प्लाज्मा और आरबीसी के मध्य कौन सी प्रक्रिया होती है? ये प्रक्रिया कौन सी है इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच कौन सी? अवशोषण की, ऑस्मोसिस की, क्लोराइड शिफ्ट की, अविशोषण की? तो हम कहेंगे इस प्रक्रिया हमारी क्लोराइड शिफ्ट की होती है। किसकी होती है?
हम कहे क्लोराइड शिफ्ट की ये प्रक्रिया होती है। आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बार सांस लेने में वायु की जो मात्रा बाहर निकलती है या भीतर ली जाती है कहलाती है। ये क्वेश्चन भी हमें आ चुका है। हम लोग कहें कि 500 ml हमारा एयर क्या करती है, एक बार की सामान्य शोषण में अंदर जाती है और 500 ml ही क्या करती है, बाहर आती है। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या बोली जाती है, प्रवाही आयतन कहलाती है। क्या कहेंगे हम लोग, प्रवाही आयतन। 32वां क्वेश्चन देखिए, यदि रुधिर में CO2 की मात्रा अधिक हो तो ऑक्सीजन वक्र किधर झुकेगा। हम कहेंगे ऑक्सीजन वक्र हमारा जो है किधर खिसेगा, किधर झुकेगा। तो हम कहेंगे CO2 की मात्रा अधिक है, CO2 की मात्रा अधिक है तो हम कहेंगे ऑक्सीजन वक्र किधर किधर को झुकेगा। तो हम कहेंगे कि देखिए ये हमारा इसका वक्र होता है, हम लोग कहते हैं इस तरीके का हमारा वक्र होता है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि ये इधर प्रक्रिया हमारी लेफ्ट की होती है, लेफ्ट की होती है, और इधर प्रक्रिया हमारी राइट की होती है, राइट की होती है। तो हमें मालूम हो गया किधर झुका, हम लोग कहेंगे राइट झुकेगा। किधर झुकेगा, जो है दाएं झुकेगा कि बाएं झुकेगा। तो हम लोग कहेंगे कि दाएं झुकेगा, दाहिनी तरफ। ये देखिए हमारा क्या है, हम कहेंगे वक्र है। CO2 की अधिकता अगर होती है तो ऑक्सीजन वक्र देखिए इस तरीके से राइट। ऑक्सीजन वक्र हमारा किधर झुकेगा, हम लोग कहेंगे O2 राइट को झुकेगा, राइट। O2 राइट को जो है, तो ये हमारा जो है क्या है, मीन से हमें मालूम हो गया कि 32वां का ऑप्शन हमारा क्या होता है, ये होगा। 33वां क्वेश्चन देखिए, रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन फेफड़े से बाहर जाते समय ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे हम लोग कहेंगे कि जैसे वो फेफड़े में आएगा रुधिर हमारा, तो पूरा रुधिर हमारा क्या करेगा, उसमें जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या हुआ, ऑक्सीकृत हो जाता है तथा ऊतकों में पहुंचकर वह ऑक्सीजन छोड़ देता है। जैसे वो टिश्यू में पहुंचेगा ऑक्सीजन को क्या करेगा, छोड़ देता है। क्यों ऐसा होता है, हम कहें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अपचयन हो जाता है। फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में CO2 की सांद्रता अधिक तथा ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। देखिए O2 की सांद्रता हम लोग कहेंगे ऊतकों में कम होती है और CO2 की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन वो छोड़ देता है। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 34वां क्वेश्चन। एटीपी के 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन कल भी आए हुए थे। हम लोग कहेंगे 7.6 कितनी ऊर्जा, 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारा एटीपी की 1 मोल। ये एटीपी है हमारा, एटीपी याद रहे, एक अणु ग्लूकोज नहीं है, एक अणु एटीपी है। एक अणु एटीपी से हमारा 6.7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना है। एक एटीपी से बोल रहा है, एक एटीपी से जो है मीन से एक एटीपी से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, न कि एक अणु ग्लूकोज से। क्रेब चक्र में भाग लेने वाले एंजाइम में सर्वप्रथम होता पहला वो कौन सा एंजाइम है जो क्रेब्स चक्र में क्या करता है, भाग लेता है। तो हम लोग कहेंगे कि एकोनिटेज, एकोनिटेज एंजाइम होता है, एंजाइम एकोनिटेज एंजाइम होता है, जो एकोनिटेज एंजाइम सर्वप्रथम भाग लेता है, सर्वप्रथम टीसीसी में भाग लेता है, भाग लेता है। आप समझ गए होंगे पहला एंजाइम हमारा कौन सा रहा, एकोनिटेज। आइए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से एडीपी कुल कितने एटीपी अणु बनाते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि कुल हमारे अणु कितने एटीपी बनेंगे, ऑक्सीकरण से एडीपी कुल 38 एटीपी का निर्माण करेगा। एटीपी 38 एटीपी का हमारा एडीपी क्या करता है, निर्माण करता है। तो आइए 37वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अवायवीय श्वसन में पेशियों में पायरुविक अम्ल से बनता है, इस पायरुविक एसिड से क्या बनेगा,
हम कहेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारा क्या हुआ, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, हम कहें पायरुविक एसिड से ही तो हमारा बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक, तो हमें मालूम हो गया कि इस पायरुविक एसिड से ही हमारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। आइए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक निश्चित तापक्रम और जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पर भीतर आने वाली O2 व निष्कासित O2 के अनुपात में अधिक होता है। मीन से हम लोग कहेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर लो है। जब लो टेम्परेचर है तो हम लोग कहेंगे कि भीतर आने वाली O2 निष्कासित O2 के अनुपात में अधिक होता है। कितना अधिक होता है, हम कहें मुख गुहिका त्वचीय श्वसन में, फुफ्फुसीय मुख गुहिका व त्वचीय श्वसन में हम कहेंगे त्वचीय श्वसन में, फुफ्फुसीय श्वसन में। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि हमारा कहाँ अधिक होगा, फुफ्फुसीय श्वसन में, मुख गुहिका में और त्वचीय श्वसन में। ऑप्शन हमारा सही होगा इसका बी। आइए 39वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो फुफ्फुस के विभाजन प्रक्रिया द्वारा अंतिम भाग है और जो गैसीय विनिमय का स्थान है। मीन्स गैसों की अदला बदली, मीन्स O2 और CO2 का स्थानांतरण हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा O2 और CO2 का स्थानांतरण हम लोग कहेंगे कहाँ होता है, एयर कोशिका में होता है। वायु कोशिका, एयर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एयर सैक बोलते हैं। एयर सैक में स्थानांतरण होता है, ये फेफड़े में हमारा पाया जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन 40वां। मेढक की त्वचा का मुख्य कार्य है। यहाँ देखिए फ्रॉग आ गया। फ्रॉग के तहत एक हमारा ये बेहतरीन क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर इसको डाल दिया गया है। जो है श्वसन में हम कहेंगे कि मेढक की त्वचा का मुख्य कार्य क्या है, हम कहेंगे श्वसन गैसों का विसरण। मीन्स ज्यादातर श्वसन प्रक्रिया हमारे मेढक में स्किन द्वारा होती है, त्वचा द्वारा होती है। मेजर अंश यहाँ पर इसके क्या बन जाते हैं, जो है श्वसन गैसों का विसरण होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे आज भी रेस्पिरेशन के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से अब हम लोग अपना नया टॉपिक कर लेकर के मिलते हैं या MCQ का क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं। तो इस तरीके से ज्यादातर आपको याद रहना चाहिए कि हम लोग MCQ क्वेश्चन लेकर के जो है पूरे टेक्सटाइल का कल हम लोग जो है हाजिर होंगे। और उसमें भी ज्यादातर हम अभी टॉपिक के तहत न हो करके बुक के तहत आपको हम MCQ कराएंगे। मीन्स बुक वाइज आपका MCQ चलेगा। उसमें भी हम आपको लेवल देंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मीन्स लो से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को आपको कराया जाएगा। और आज की क्लास हमारी अब यहीं पर समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।